तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। जैविक गुड़ और शक्कर तैयार कर लाखों की आय ले रहे किसान की सफल कहानी। गर्भित गाय और भैंस के आवास और खानपान प्रबंधन पर तकनीकी जानकारी। मुर्गियों के अच्छे विकास के लिए उचित आहार प्रबंधन तकनीक। बिगड़ती भूमि और मानव स्वास्थ्य के हित में अब जैविक कृषि की ओर किसानों को आगे बढ़ने की जरूरत है। और आज के समय में बहुत से किसान जैविक खेती से जुड़े भी हैं और इसमें सफलता की ऊंचाइयों को छू भी रहे हैं। इन्हीं किसानों में से एक हैं साबतवाली हरिद्वार के प्रगतिशील किसान दिवान सिंह, जो कि जैविक विधि से गुड़ और शक्कर तैयार कर लाखों की आय कमा रहे हैं। तो आज मिलते हैं उन्हीं से। मैं एक जैविक खेती कर रहा हूँ, जीरो बजट प्राकृतिक खेती। और इसमें हमारे पास में लगभग 400 किसान हमसे जुड़े हुए हैं जिनसे हम खेती करवा रहे हैं जैविक। और हमारे पास में 1000 बीघे ज़मीन जो गन्ना उगा रहे हैं उसमें जैविक जी। ये किसान स्वयं तो जैविक गन्ने की खेती कर ही रहे हैं, साथ ही लगभग 400 किसानों से भी जैविक खेती करवा रहे हैं और उनके गन्ने को मिल की तुलना में अधिक कीमत देकर खरीदते हैं और जैविक गुड़ और जैविक शक्कर बनाकर अच्छी आय कमा रहे हैं। अगर हम जो अपना बनाते हैं ना, ये गुड़ जो बना रहे हैं, इसमें जो हम आत्मनिर्भर है, अपना कहीं भी ले जाके बेच सकते हैं। कोई नहीं, पैसा हमारे नगद है जेब में। अगर भाव बाजार में कम भी होता है तो कोई नहीं, नगद पैसा हमारी जेब में है। तो इसलिए जो हम जो अपना गुड़ बना के खुद अपना बेचते हैं उसको। जैसे हमारा 500 लीटर रस आया, उसको पकाने के बाद में हमारे पास जो 50-60 किलो माल जो है तैयार हो जाता है। उससे शक्कर भी लगभग इतनी हो जाती है, शक्कर में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। अब शक्कर तो हमारे पास में जो है उसको हम सुखाते हैं। 2 दिन सुखाने के बाद में हमारी जो बाहर कंपनियों के साथ कॉन्टैक्ट है वो ले जाती हैं उनको। गुड़ भी हमारा जो ऑर्डर के हिसाब से जो कहीं से आता है ऑर्डर, उसी हिसाब से हम तैयार करते हैं, उसको वो ले जाते हैं गुड़ मात्रा में। लोकल में हमारा गुड़ भी काफ़ी मात्रा में बिक जाता है। शक्कर तो हमारी जा रही है 45 रुपये किलो और पैक करके सुखा के जी। और गुड़ भी लगभग यही भाव जा रहा है हमारा बाहर 45-50 के रेंज में, 40 रुपये 40 के हिसाब रेट कर रखा है लोकल के लिए। यदि 1 एकड़ में इनके आय और व्यय पर एक नजर डालें तो वह इस प्रकार है। गन्ने का कुल उत्पादन 240 कुंतल प्रति एकड़, गुड़ का उत्पादन 23 कुंतल प्रति एकड़, गुड़ का बाजार भाव 4,500 रुपए प्रति कुंतल, कुल आय 1,03,500 रुपए प्रति एकड़। फसल की बुआई से लेकर गुड़ बनाने का खर्च 33,000 रुपए प्रति एकड़ शुद्ध आय 70,500 रुपए। हाँ, किसान भाइयों, जो हमारे जो चीनी मिल में जो गन्ना जाता है उससे हमें इसमें अधिक लाभ मिला है। अपना लगा रखा हमने, वहाँ तो हमारा जो है 280 रुपये के भाव में जाता है गन्ना, और पैसा मिले या ना भी मिले।
और पूरा रात दिन वहीं रहना पड़ता है मिल में। और भी इससे जो है, एक तो हम किसानों को रेट ज़्यादा देते हैं यहाँ पे, अपने मिल से रेट ज़्यादा है हमारे पास में। जो ऑर्गेनिक किसान हैं उनके हमारे मिल से कम 30-35 रुपये हम उनको एक्स्ट्रा देते हैं फालतू बोनस के रूप में, जो जैविक कर रहे हैं खेती। अगर हम 10 कुंटल गन्ने की बात करते हैं तो 10 कुंटल गन्ना हमारा जो है चीनी मिल में 2800 का रुपये का बैठता है, और हम लेते हैं उसको यहाँ 3200 रुपये में। और उसमें जो माल तैयार होता है, हमारा जो माल है 4000 रुपये, 4,500 रुपये के लगभग निकल जाता है। और उसमें जो है हमारा 1 कुंटल पे 500 रुपये खर्च आ जाता है एक्स्ट्रा 1 कुंटल माल पे। कुल मिला के हमारे पास में जो है ये 600-700 रुपये हमको खर्चा सब निकाल के, सब लोअर पेवर का सब निकाल के हमको बच जाता है 1 कुंटल पे। अब उसके लिए हम जो है सबसे पहले ज़मीन देखते हैं कैसी है, उसमें उर्वरक तो नहीं ज़्यादा, रासायनिक का प्रयोग तो नहीं आ ज़्यादा। तो उसके लिए हम जो उसकी सबसे पहले देसी खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, कंपोस्ट खाद। उसके बाद हम जो बीज, जैसे गन्ना बोएंगे उसके बीज को शोध करते हैं बीजामृत से। उसके लिए है हमारे पास में अदरक है 1 किलो, लहसुन है 1 किलो, हरी मिर्च, तंबाकू है, नीम के पत्ते हैं, आखे के पत्ते हैं, और जी ये जिसकी धतूरे के पत्ते हैं। इन सबको मिक्स करके गौमूत्र में उबाल लेते हैं। 4 बार हम इसको उबालते हैं। 4 बार उबाली करने के बाद जब ठंडा हो जाता है उसके बाद में हम उसका स्प्रे करते हैं गन्ने में। ये हमारे जो समस्त कीट हैं, रस चूसने वाले हैं, टॉप बोरर हैं, उनका सबके लिए काम करता है ये। नहीं तो इसके जो जीवाणु का हम लगातार प्रयोग करते हैं उससे तो कीट काट आते ही नहीं है हमारे पर। अगर बाई चांस आ भी जाते हैं तो उसके लिए हम ये डालते हैं। बीजामृत से शोध करने के बाद में फिर उसको हम गन्ने को बुआई होती है। बुआई के बाद उसके बाद पहले उसके जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वैसे लिए हमने, हमारे पास में है जीवामृत। हम जीवामृत का प्रयोग करते हैं पानी, हर पानी पे जीवामृत और उसका ही छिड़काव। जीवामृत में हमारे पास में गौमूत्र है 10 किलो, और जी गुड़ 1 किलो, 1 किलो बेसन और 10 किलो देसी गाय का गोबर, और बाकी इसमें 2 लीटर पानी में इसको मिला लेते हैं और 48 घंटे के बाद में तैयार हो जाता है। इसमें थोड़ी वो डालते हैं जीवाणु मिट्टी, जो केमिकल रहित हो पेड़ के नीचे की, तो उसके हमारे 48 घंटे में तैयार हो जाता है। और 1 ड्रम हमारा ये 5 बीघे में काम करता है ज़मीन पे। और स्प्रे में हम डाल लेंगे तो हम इस पर फसल के अनुसार डालते हैं। छोटी फसल है तो 1 लीटर पर बीघा, उससे बड़ी है 2 लीटर पर बीघा, उससे बड़ी होगी 3 लीटर पर बीघा, उससे बड़ी में 4 लीटर। लास्ट में हम 10 लीटर तक का भी प्रयोग कर सकते हैं 1 बीघा में। उसके बाद में जो है हम इसको जो हर पानी पे ऐसे ही देते हैं इसको। अब गन्ना हमारा जब तैयार हो गया उसको फिर हमने जो है अपना एक क्लेसर लगा रखा है गन्ने को पिड़ाई के लिए, उससे हम जैविक गुड़ तैयार करते हैं। अब उसके लिए 10 माह से 12 माह तक के गन्ने को छिलाई करते हैं शुरू में। उसको छिलने का तरीका तो सब वही है, पहले वाले ही जिस तरह से छिलते हैं। साफ़ सफाई करनी, जड़ जुड़ बिल्कुल साफ, मिट्टी ना कोई लगी है। उसके बाद हम क्लेसर में लाते हैं उसको, कोल्लू में पीटते हैं उसको। सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं वहाँ पे। कम से कम हमारे पास में ऐसे हमारे कोल्लू में 20 जगह रस की छनाई होती है। उसकी छनाई होने के बाद में साफ़ सुथरा हुआ के उसके बाद में उसको जब हम जैविक गुड़ बिना मसाले का, कोई उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं, लेबोरेटरी टेस्ट करने पर भी कोई इसके अंदर कोई हानिकारक कोई तत्व नहीं होते। हमारे पास 4 कढ़ाई की भट्टी है जी। उस भट्टी में हमारे पास अब तो शुरू में तो स्टार्टिंग में जो रस जाता है उसके जो सफाई के लिए ही काम आती है। उसके बाद जो कम सफाई और रहती जाती है उसके आगे दूसरी भट्टी में सफाई होती है। लास्ट वाली भट्टी में पूरा जो हमारा माल तैयार हो जाता है। इसमें लगभग ऐसा जाता है 500 लीटर के करीब एक भट्टी में ही। तो फिर उसको ऐसे ही वो कम धीमी आवाज़ पर पकता है पहले, फिर उससे ज़्यादा हो जाता है। उसी तरीके से आखिरी में जो है सबसे हाई टेम्परेचर पे हमारा रस तैयार हो जाता है पक के। अब उसके गुड़ के लिए अपने पे ऐसे ही वो फिर अपने चाक पे लेते हैं उसको। जब हमारा रस जो पक के पूरा टाइट हो जाता है उसके अंदर हम कोई केमिकल तो डालते नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं डालते, सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं। वो जो उबाल आता है ऐसे ही लगभग 50 ग्राम का सरसों डोल डालने के बाद जैसे हमने चाक पे लिया उसके बाद में हम उसमें अंदर खाने का सोडा लगभग 20 ग्राम
डालते हैं 50-60 किलो गुड़ में। उसके बाद में फिर उसको जो गुड़ तैयार हो जाता है हमारा, वो जब जैसे हमारी चाशनी तैयार हो जाती है हम ऐसे उसको जो किसी ही तरह का आकार दे सकते हैं। उसको बर्फीनुमा बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं उसका। हम तो जो बर्फीनुमा गुड़ ज़्यादा बनाते हैं इसको। और मैं उसके बाद में कुछ एक भट्टी पर हम शक्कर बनाते हैं। शक्कर में भी ऐसे ही जैसे वो शक्कर तैयार हुई चाशनी, उसको जो उस पर जाली पर डाल के उसके जो पाउडी है हमारे पास में, अब तो ही उससे उसकी रगड़ाई करके शक्कर तैयार हो जाती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कार्यक्रम में आगे भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां बाकी हैं, बने रहिए हमारे साथ। गर्भित गाय और भैंस के आवास और खानपान प्रबंधन पर तकनीकी जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अगर गर्भित गाय और भैंस की बात की जाए तो अन्य सामान्य पशुओं की तुलना में इनकी विशेष देखरेख की जरूरत होती है, क्योंकि देखा गया है कि उनके आवास और खानपान में लापरवाही से इन पशुओं को कई प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, जिसका विपरीत असर नवजातों के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पर पड़ता है। इसीलिए गर्भित गाय और भैंस का प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जानते हैं पशु चिकित्सालय सैजनवा गोरखपुर के डॉक्टर SK सिंह से। किसान भाइयों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो गर्भित गाय और भैंस होती हैं उनके लिए जो है किस तरीके से आवास होना चाहिए। किसान भाइयों, किसी भी दुधारू पशु के जीवन काल में गर्भकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है, लेकिन इस ठंड के समय में गर्भित दुधारू पशुओं में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए और इनसे अधिक दूध उत्पादन की प्राप्ति हेतु हमारे किसान भाई इन दुधारू पशुओं की आवास व्यवस्था कैसी रखें, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो ये आपको जानना चाहिए कि एक वयस्क गाय या भैंस के लिए जो है, गाय के लिए लगभग 3.5 स्क्वायर मीटर की जगह की जरूरत होती है और भैंस के लिए जो है 4 स्क्वायर मीटर की जगह की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें वो चारों तरफ से घूम फिर करके आसानी से उठ बैठ सकती हैं। और उनका कमरा ऐसा होना चाहिए जो स्वच्छ और साफ सुथरा होना चाहिए, खुलीदार हवा भी होनी चाहिए। और सितंबर के बाद से भैंसों में और गायों में ब्याने का सिलसिला शुरू हो जाता है और अधिकतर गाय भैंसें इस ठंड के सीजन में बच्चे के जन्म देती हैं और दूध का उत्पादन हमारा इसी समय अधिकतम होता है। और उसको बरकरार रखने के लिए, क्योंकि मौसम ठंड होता है, बरकरार रखने के लिए हमको ये आवश्यक है कि उसका आवास इतना जो है सुरक्षित हो कि जिसमें नीचे जो है गीलापन न हो, सूखा जो है पुआल की बिछाली बिछा दें और चारों तरफ से टाट की पल्ली या तिरपाल या ऐसा कोई जो है हम व्यवस्था बनाएं कि जिससे जो ठंडी हवाएं चल रही हैं वो ठंडी हवाएं न लगें, क्योंकि ठंडी हवाओं के लगने से उनके दूध के उत्पादन पे विशेष प्रभाव पड़ेगा और दूध का उत्पादन घट जाएगा और ठंडी लगने से उनके आपके पशु को निमोनिया ये सब बीमारियां आ सकती हैं और दूध का उत्पादन एकाएक घट जाएगा। डेयरी व्यवस्था को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे दुधारू पशुओं को संतुलित आहार मिलता रहे और जब हमारी गाय या भैंस 6 महीने की गाभिन हो जाए तब उन्हें अतिरिक्त आहार देना अत्यंत ही जरूरी होता है। इससे न सिर्फ उसके गर्भाशय में पल रहा बच्चा स्वस्थ रहेगा बल्कि उसका शारीरिक विकास भी अच्छा होगा। साथ ही साथ यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि व्यांत के बाद दुधारू पशु से अधिक दूध की प्राप्ति हो सके। एक स्वस्थ पशु के लिए जो है
अपनी शरीर की मेंटेन रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए 1 किलो जो है राशन, जो संतुलित राशन होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स और विटामिन्स, इन सब की ज़रूरत होती है, वो बैलेंस डाइट आपको बने बनाए बाजार में मिलते हैं या आप उसे घर पर भी बना सकते हैं। खली, चूनी, चोकर और सीरा, नमक और मिनरल मिला करके खुद बना करके इसको आप उसको खिला सकते हैं। और पेट में यदि बच्चा पल रहा है तो उसके लिए 1 किलो जो है अतिरिक्त राशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे के विकास के लिए वो सारे तत्वों की जरूरत होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे चीजें जो है उनको अतिरिक्त रूप से आपको देना पड़ता है। गर्भाकाल की अवस्था में आप उसको जो है 25 से 30 ग्राम प्रतिदिन मिनरल्स लें। उस मिनरल्स में कैल्शियम, फास्फोरस और सारे विटामिन्स होते हैं जो बच्चे को ग्रोथ में सहायक देते हैं। और ब्याने के बाद उसमें दूध का उत्पादन भी अधिकतम रहता है। यदि आप बैलेंस डाइट और जो है संतुलित पशु आहार के अतिरिक्त मिनरल्स नहीं दिए हुए हैं तो उत्पादन भी घटता है और बच्चा भी कमजोर होता है। बच्चा कमजोर होने से उससे मृत्यु दर जो है अधिक हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम उसको बैलेंस डाइट दें, स्वच्छ जल दें, प्रतिदिन उसकी जो है साफ सफाई रखें, उसको बराबर नहलाएं और एक पशु प्रतिदिन लगभग 5 से 7 किलो तक बॉडी वेट के अनुसार, शरीर के वजन के अनुसार सूखा चारा चाहिए। हरा चारा उसको जो है 20 से 25 केजी प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। इस तरीके से हमेशा जो है रोटेशन बनाए रखना चाहिए कि 12 महीने आपको हरा चारा मिलता रहे और अपने स्वस्थ रखने के लिए पशुओं को हरा चारा अवश्य दें। हरे चारे की मात्रा 2/3 होना चाहिए, 1/3 हिस्सा आपका जो है सूखा चारा होना चाहिए। तो ऐसे समय में आप जो है संतुलित पशु आहार के साथ साथ मिनरल के साथ साथ अतिरिक्त उसको ऊर्जा की जरूरत होती ठंड से बचने के लिए आप खली का प्रयोग अवश्य करें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मुर्गियों के अच्छे विकास के लिए उचित आहार प्रबंधन तकनीक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जिन किसानों ने मांस और अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन व्यवसाय किया है, उन्हें इस व्यवसाय से अधिक लाभ लेने के लिए जरूरी है कि वो इन मुर्गियों को संतुलित आहार खिलाएं। तो मुर्गियों के लिए किस प्रकार से करें आहार प्रबंधन, आइए जानते हैं वल्लभनगर राजस्थान के एक वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार से। मुर्गों और मुर्गियों में जो मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं और जो अंडे उत्पादन के लिए पाले जाते हैं, उसमें कुछ आहार संबंधी जानकारी लेंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मांस उत्पादन के लिए जो पाले जाते हैं जिन्हें की सामान्यतः हम ब्रॉयलर कहते हैं, उसमें आहार की बात करें तो जो शुरुआत में जो इनका फीड होता है ब्रॉयलर स्टार्टर, उसके अंदर प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 22 से 24% होता है और एनर्जी की मात्रा 2900 किलो कैलोरी होती है। जबकि ये होता है 0 से 4 हफ्ता तक, और 4 सप्ताह के बाद में ब्रॉयलर फिनिशर राशन यूज किया जाता है, जिसके की अंदर प्रोटीन की मात्रा 20 से 22% और ऊर्जा की मात्रा 3000 किलो कैलोरी होती है। शुरुआत में प्रोटीन मात्रा इसलिए ज़्यादा दी जाती है क्योंकि इस टाइम में मसल डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके जो आहार में है प्रोटीन की मात्रा अधिक रखी जाती है। और बाद के अंदर ऊर्जा की रिक्वायरमेंट आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए उस टाइम में एनर्जी की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है।
जैसे कि चूजों में ब्रॉयलर चूजा और लेयर चूजा में केवल आहार में जो प्रोटीन की परसेंटेज है उसका अंतर होता है और एनर्जी का अंतर होता है। चिक स्टेज है उसके अंदर अपन 2650 ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ग्रोवर स्टेज में 2550 की और लेयर स्टेज में 2750 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन परसेंटेज वैसे ही चिक स्टेज में इसमें 18%, ग्रोवर स्टेज में 19% और लेयर परसेंट में 20% प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पर जब मुर्गियों में अंडों का उत्पादन शुरू हो जाता है तब उसको कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है, इसलिए उसको बाहर से हम मार्बल चिप्स क्रिट उसके आहार में मिलाते हैं जो कि 5 से 8% तक मिलाया जाता है। और अगर किसान जो आहार है इनका अगर अपने फार्म पे बनाता है तो सामान्यतः 55% तक इसमें हम मक्का यूज़ करते हैं। उसके ऊपर डी-ऑयल्ड राइस ब्रान, फिश मिल और प्रोटीन सोर्स के लिए जीएनसी, ग्राउंडनट केक, मस्टर्ड केक, सोया केक ये यूज़ किए जाते हैं। कुछ जगह जहां अवेलेबिलिटी हो वहां फिश मिल भी यूज़ किया जा सकता है जो कि प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। और मिनरल के लिए मिनरल मिक्सचर और सॉल्ट यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, फिर लेयर है तो लेयर में हम एक और भी ऐड कर देंगे मार्बल चिप्स जो कि 5 से 8% तक इनको खिलाया जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बकनिया मुरादाबाद के नगेंद्र सैनी ने। आपने पॉपुलर की रोपण तकनीक पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अगर आप पॉपुलर का पौधा लगाना चाहते हैं तो जनवरी और फरवरी माह जो है वो उसके लिए उत्तम है। इसके लिए क्या किया जाता है कि लगभग 2.5 फुट से 3 फुट गहरा जो है वो गड्ढा खोदा जाता है। मेड़ों पे जो है आप पॉपुलर अगर लगाना चाहते हैं खाली मेड़ों पे तो उसमें आप पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट रखें। और अगर खेत में ब्लॉक प्लांटेशन करना चाहते हैं यानी कि पूरा खेत जो है 1 एकड़ या 5 एकड़ या 10 एकड़ पूरा ही पॉपुलर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप 5 मीटर बाई 4 मीटर यानी कि ये समझ लीजिए कि एक पॉपुलर को पूरी ग्रोथ करने के लिए 20 स्क्वायर मीटर जगह की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए जो है आप नॉर्थ से साउथ जो है 5 मीटर और ईस्ट से वेस्ट 4 मीटर की दूरी पर जो है आप लेआउट कर लीजिए और 2.5 से 3 फीट के उसमें गड्ढे करवा लीजिए। और उसके बाद बात आती है किसान भाई की कौन सी प्रजाति जो है वो हमारे यहाँ अच्छी चलती है। पहले तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि जो आपकी निचली भूमि है जहाँ पर जो है पानी रुकता है या नमी बनी रहती है वो पॉपुलर के लिए उपयुक्त नहीं है। तो किसान भाई जो है उस जगह पे जो है वो पॉपुलर के पौधों का रोपण ना करें, उनसे उन्हें ज़्यादा आर्थिक लाभ नहीं होगा। और जो हमारा खेती योग्य भूमि है यानी कि ऊंची है जिसमें पानी की सुविधा है, वैसे रेतीली बलुई दोमट जो होती है वो जो है इसके लिए उत्तम मानी गई है। तो उस खेत में जो है आप जो है पॉपुलर का जो है लेआउट करके और प्रजाति जो है इसमें 2-3 प्रजातियां जो हैं वो बहुत अच्छी चल रही हैं। जैसे G48 हो गई, S7C15 यानी कि S7C15 हो गई, उदय हो गई। तो वैसे जो है G48 जो है वो ज़्यादा किसानों की पसंद बनी हुई है क्योंकि उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है और पॉपुलर इंडस्ट्री वाले भी जो है वो G48 को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसके लिए जनवरी या फरवरी माह में जो है आप 10 फुट से लेकर और जो 15 फीट के पौधे हों उनको जो है आप पहले से तैयार गड्ढों में जो है आप लगा दीजिए और उसमें जो है कोई भी खाद या कोई भी दवाई आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है पौधा आप जनवरी फरवरी में लगाते हैं तो ये मार्च और अप्रैल में जो है आपके यहाँ पत्ते निकालेगा। जब वो पत्ते निकालता है तो उस टाइम जो है उसको हर सप्ताह में जो है पानी की आवश्यकता होती है और महीने में एक बार आपको उसको खाद देनी होती है। खाद देने में जो है आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास यानी कि NPK तीनों की बैलेंस डाइट जो है वो पौधों को देनी चाहिए। उसके लिए जो है हम NPK 12-32-16 जो है वो खाद हमारे बाजार में उपलब्ध होती है। तो उसकी जो है आप लगभग पौधे की उम्र के हिसाब से 100 से 150 ग्राम मात्रा पहले साल में प्रति माह जो है वो पौधों में देकर पौधों में अच्छी गुणवत्ता के पत्ते जो हैं वो पौधे में निकलेंगे और जिसमें पौधों की ग्रोथ ज़्यादा होगी। इस तरह से जो है आप ध्यान रखते हैं तो आपका पॉपुलर जो है वो 6-7 वर्ष में जो है DBH से यानी कि सीने से जो है वो 3 फीट गुलाई का हो जाता है और
3 फीट गुलाई का होने पे आप उसको बाजार में बेच सकते हैं। और जहां तक इसकी बात है कि सर्दियों में और इसकी क्या देखरेख की जाए, तो किसान भाइयों प्रथम 3 साल उसमें हम जो है इसकी पॉपुलर की छटाई करते हैं। उसमें जो है एक तो लीडर जो है वो बनाया जाता है। कुछ पौधों में आपको देखेंगे कि लीडर के साथ जो है वो पौधा एक ग्रोथ करने के लिए ऊपर चलता है, उसको हम को लीडर बोलते हैं। उसको आप आरी के साथ मिलाकर काट दीजिए और उसके बाद जो है चारों दिशाओं में सही टहनियाँ रखते हुए, जो भी मोटी हमारी टहनियाँ हैं 30% के आसपास, उनकी आप छटाई कर दीजिए। पर यह ध्यान रहे कि आपको छटाई सिर्फ प्रथम 3 वर्षों में करनी है। उसके बाद जो है उसमें छटाई मत करिए और खाद और पानी का ध्यान रखते रहिए। तो इस हिसाब से जो 5 मीटर बाई 4 मीटर की दूरी हमने बताई है, उसमें लगभग 200 पौधे हमारे प्रति एकड़ के हिसाब से आते हैं। तो उसमें हम ये सोचते हैं कि भाई इसमें हम कौन सी फसल लें कि जिससे हमें थोड़ी आमदनी भी हो और पॉपुलर के पौधों में इंटर कल्चर ऑपरेशंस भी होते रहें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गोभी वर्गीय सब्जियों में काले गलन रोग का समय कितनेदार। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।